Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 20 of mathematical statistics. I hope कि आप लोग सब ठीक होंगे. In the last class हमने क्या किया था? चेबीशेव थ्योरम प्रूव किया था और कुछ एग्जांपल्स की थी which were related to Chebyshev theorem and all the theorems for expected value and linear combination of random functions की जो theorems थे उनके बारे में कुछ examples किए थे. We will continue today with some more examples and then we will go into the defining the uniform distribution, then what is a Bernoulli process and also the binomial distribution. So this is our today's agenda. First of all, let's do an example exercise. 70 new jobs are opening up and 70 new jobs are opening up at an automobile manufacturing plant, but 1,000 applicants show up for the 70 positions. To select the best 70 from among the applicants, the company gives a test that covers mechanical skills, manual dexterity, and mathematical ability. The mean grade on this test turns out to be 60, and the scores have a standard deviation which is equal to 6. Can a person who has a 84 score count on getting one of the jobs? Hint is use Chebyshev's theorem. Assume that the distribution is symmetric about the mean. So, first of all, let's try this example in which we have how many? 70 jobs and 1,000 applicants show up. Start with 70 jobs for which 1,000 applicants apply. Okay. And 70 positions. To select the best 70, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक टेस्ट लिया. तो टेस्ट की जो मीन वैल्यू थी वो 60 थी और स्टैंडर्ड डेविएशन 6 थी. इसको अगर हम यूं देखें कि 1000 लोगों ने एक एग्ज़ाम में अपेयर हुए, उनके 100 में से मार्क्स आए, किसी के 99 आए, किसी के 80 आए, किसी के 60 आए, किसी के 50, कोई फेल हो गया, 40 मार्क्स आ गए उसके. जो उनकी एवरेज वैल्यू बनती है वो है 60. और जब उन मार्क्स में से 1000 जो रैंडम वेरिएबल्स थे, क्योंकि हर कैंडिडेट का जो आंसर है, जो नंबर है आउट ऑफ 100 वो एक रैंडम वेरिएबल बन जाता है. यहाँ पे उनकी मीन वैल्यू जो बन रही है वो 60 है और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6. जब ये निकाल लिया हमने तो एक शख्स था हु हैज अबाउट 84 स्कोर. अब हम ये करना चाह रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं क्या उसको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी. अब 84 स्कोर वाले को जॉब चाहिए, मगर क्या है कि क्या 84 से ऊपर, क्योंकि टोटल पोजीशन जो है वो सिर्फ 70 हैं. अगर 84 मार्क्स से ऊपर 70 लोग हैं, यानी कि 85 से लेके 86, 87 अप टिल 90 तक 70 लोग ऑलरेडी फिल इन हो चुके हैं, तो इसको तो जॉब नहीं मिलेगी. मगर अगर जो टॉप 70 लोग हैं वो 80 से शुरू होते हैं तो ऑब्वियसली इस शख्स को भी जॉब मिल जाएगी. तो दिस इज व्हाट वी वांट टू सी कि कैन अ पर्सन हु हैज 84 स्कोर काउंट ऑन गेटिंग वन ऑफ द जॉब्स. तो अगर मैं इसको बनाऊं तो लेट्स से दिस इज अ रैंडम वेरिएबल x व्हिच इज द मार्क्स, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें एक बात की है कि assume the distribution is symmetric about the mean value. तो लेट्स से ये मीन वैल्यू है which is 60. तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बन रही है. अब ये मार्क्स हैं कैंडिडेट्स के या कैंडिडेट्स हैं और ये मीन वैल्यू बन रही है. एक शख्स है जिसके 84 मार्क्स हैं. अब हम देखना चाह रहे हैं कि 84 मार्क्स से ऊपर क्या 70 लोग पूरे हो जाते हैं कि नहीं होते, कि 84 से ऊपर 70 लोग पूरे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते. इसका तरीकाकार ये होगा कि हम
एक नेगेटिव साइड पे भी देखें, यानी कि लोअर साइड पे भी देखें, दोनों सिमेट्रिक बनाएं और चेबीशेव थ्योरम यूज करना है। तो चेबीशेव थ्योरम इस रीजन में तो हमें प्रोबेबिलिटी बता देता है, इस रीजन में हमें प्रोबेबिलिटी चेबीशेव थ्योरम से मिल जाएगी और टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है। तो उसमें से ये वाली प्रोबेबिलिटी हम माइनस करेंगे जब, तो हमें ये जो शेडेड एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो हाफ ऑफ देम विल बी ऑन द अपर साइड एंड हाफ ऑन द लोअर साइड। अब ये अगर अपर साइड है तो प्रोबेबिलिटी इस तरफ ये है और ये लोअर साइड है, तो अगर ये दोनों सेम होंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक अबाउट द मीन वैल्यू है। तो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल बाय सेइंग दैट म्यू is equal to 60 and standard deviation which is sigma is equal to 6. We know from Chebyshev theorem that mu minus k sigma random variable x is greater than mu minus k sigma and less than mu plus k sigma should be greater than 1 minus 1 over k स्केयर, 1 over 1 minus k स्केयर। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इस नंबर से बड़ी आनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, हमें k निकालना है। और k हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पता है कि वी आर लुकिंग फॉर समथिंग अबव 84, क्योंकि 84 उस शख्स के मार्क्स थे तो हमने 84 से ऊपर देखना है। तो हाउ यू डू इज यू टेक द अपर लिमिट विच इज म्यू प्लस k सिग्मा को हम बराबर रखते हैं 84 के, म्यू में पता है 60 है और सिग्मा इज 6 times k is equal to 84 and then you can define it as how simple k is equal to 84 minus 60 and 24 बचता है, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर लें तो k की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 4. सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ k विच इज इक्वल टू 4. नाउ वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 माइनस 4 टाइम्स दैट इज k टाइम्स 6 रैंडम वेरिएबल x इससे बड़ा होगा और लेस देन होगा 60 प्लस 4 टाइम्स 6। ये प्रोबेबिलिटी जो है ये बड़ी आएगी 1 माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर्स, वेयर 4 इज द वैल्यू ऑफ k। k हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे इक्वल टू 4 एंड द नंबर कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1 ओवर 16 and it is greater than 0.9375 ये प्रोबेबिलिटी है। और ये प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 60 माइनस 24 इज यस 36x लेस देन 84। 36 से बड़ा है रैंडम वेरिएबल x और लेस देन 84 है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनीथिंग अबव 84 वुड बी, ये तो होगी उन लोगों की प्रोबेबिलिटी कि जो इस रीजन में लाई करते हैं, जो इस रीजन में लाई करते हैं उनकी ये प्रोबेबिलिटी गिवन है रीजन ए में। जो रीजन बी में लाई करेंगे वो होगा 1 माइनस दिस। तो रीजन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बनेगी यस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 84 वुड बी लेस देन, बिकॉज ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन दिस है, तो नेक्स्ट वन विल बी 1 माइनस ग्रेटर देन सम वैल्यू वुड बी लेस देन 1 माइनस 0.9375 डिवाइडेड बाय 2। क्यों, b दो b हैं, b1 और b2, ये दोनों b हैं, ये दोनों ऐड हो के टोटल ये प्रोबेबिलिटी बन गया। तो जब हम सिर्फ अपर साइड को देखेंगे तो उसको हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ये जो नंबर आता है मेरे पास ये बनता है
0.03125. So probability of marks greater than 84 is some probability less than 0.03125. अब टोटल मार्क्स जो थे, टोटल लोग जो थे वो 100 थे। 100 लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 0.03125 ऐसे हैं जिनके 84 से ऊपर नंबर है। तो वो टोटल लोग कितने बनते हैं जिनके 84 से ऊपर नंबर है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100,000 टाइम्स probability of x greater than 84 will be equal to, yes, you're right, 31.25. That means about 32 लोग, क्योंकि 31.25 तो परसेंट नहीं हो सकते, अगर 31 होंगे या 32 होंगे, तो about 32 लोग ऐसे हैं जो कि 84 से ज़्यादा मार्क्स हैं, जिनके मार्क्स 84 से ज़्यादा हैं। ऐसे कितने लोग हैं? 32। क्योंकि हमारे पास 70 जॉब्स हैं, तो ये शख्स जो 84 पे बैठा हुआ है, जिसके मार्क्स 84 हैं, वो हो सकता है 33rd ना हो, तो 34th हो, मगर क्योंकि 84 से ऊपर सिर्फ 32 लोग हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि वो फर्स्ट 70 में आएगा। वो कौन सी रीजन है जब वो फर्स्ट 70 में नहीं आएगा? कि 84 पे ऑलरेडी मोर देन व्हाट 36 लोग हों, तो 32 पहले हो गए और उसमें 70 करने के लिए 38 लोग और 84 पे हों, तो फिर वो शायद ना आए। मगर ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्क्स पे इतने ज़्यादा लोग हों। सो 32 लोग ऐसे हैं जिनके 84 से ऊपर मार्क्स आए हैं, तो ये शख्स काफ़ी होपफुल होना चाहिए इसको 84 मार्क्स लेके कि उसको जॉब मिल जाएगी। सो जॉब इज यस और मे बी प्रॉब्ली कैसे जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर करें हम एक्सरसाइज की, तो या इसी को अगर रिविजिट करना है तो क्या है कि पहले हमने म्यू निकाला विच वाज गिवन 860, सिग्मा वाज गिवन 6, फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली फॉर ऑल द पीपल हु लाई इन द रेंज 36 to 84, वो हमने निकाल ली। फिर हमने 1 माइनस दैट प्रोबेबिलिटी निकाली टू गेट ऑल द प्रोबेबिलिटी विच लाइज फ्रॉम एनीबडी गेटिंग वेरी लो मार्क्स 0 to 36 मार्क्स और फ्रॉम 84 to 100 मार्क्स। वो सारी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है सिमेट्रिक अबाउट द मीन, तो इसका मतलब है जितने 36 से नीचे होंगे उतने ही 84 से ऊपर होंगे। वो जब हमने निकाल ली तो हमें टोटल मार्क वो लोग मिल गए जो 84 से ऊपर हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी मिल गई कितने लोग 84 से ऊपर होंगे। उस प्रोबेबिलिटी को हमने जब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट अ नंबर that 31.25 candidates will be getting a marks probably higher than 84, क्योंकि 31.25 तो लोग नहीं हो सकते, तो हमने उसको कर लिया 32 एज्यूम कर लिया, और क्योंकि जॉब 70 हैं और सिर्फ 32 लोग हैं जिनके 84 से ज़्यादा मार्क्स हैं, इसका मतलब है हमारे कैंडिडेट जिसके 84 मार्क्स थे उसको भी जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट जी, an electrical firm manufactures a 100-watt light bulb which according to specifications written on the package has a mean life of 900 hours with a standard deviation of 50 hours। तो हमने क्या किया, हमें गिवन क्या है जी, मीन इज 900 hours and standard deviation is 50 hours. At most, what percentage of the bulbs fail to last even what 700 hours? कितने bulbs हैं जो 700 तक last करते हैं? Assume that the distribution is symmetric about the mean. So, what we are trying to get as is के probability of x, if x is the hours ग्रेटर देन 700, ये हमें चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द बल्ब्स फेल टू लास्ट इवन 700। ये तो वो हो गए जो कि ये तो वो हो गए जो कि 700 आवर्स से ज़्यादा होंगे।
and we are interested in all the bulbs which are less than 700, यानी कि ये x1 है, ये x2 है. So we are interested in this thing, not this thing. So we start off with mu minus k sigma equals to 700, and mu is 900, k we need to find, and sigma is equal to 50. तो 900 को उधर ले जाएं तो minus 200 and k comes out to be 4. And we start off with the Chebyshev inequality, which says that probability of mu minus kx when the random variable is greater than this number and is less than mu plus k sigma is greater than 1 minus 1 over 4 square. और यहाँ पे क्या बना था? P was mu minus k sigma was 700 and x was less than what? 900 plus 200 is 1100. इसमें वैल्यू डालते हैं. यहाँ पे 900 है, k 4 है, sigma 50 है, 4 times 50 is 200 plus 900 is 1100 is less than 1 minus 1 over 4 square, and this number comes out to be 0.9375. somehow यहाँ पे भी 4 आ गया तो probability वही बनती है. So probability of bulbs which are failing from 700 to 1100 is this much. So अगर मैं वही कर्व बनाऊं कि अगर probability distribution ऐसी थी, ये हमारा 900 है, तो 700 से लेके 1100 तक जो ये एरिया बनता है वो ये है, और ये वो बल्ब्स हैं जो कि क्या हो गया, जो इस रीजन में फ्यूज होते हैं, इस टाइम आवर्स में फ्यूज होते हैं, यानी 700 घंटे से लेके 1100 घंटे के दरमियान चलते हुए फ्यूज हो जाते हैं. अब जो नेक्स्ट एरिया है विच वी आर इंटरेस्टेड इन कि 700 से नीचे तक कौन से हैं और 1100 से ऊपर कौन से. सो वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 700 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9375. ये तो हो गया इस रीजन को भी और इस रीजन को, यानी कि रीजन C और रीजन D दोनों का सम प्रोबेबिलिटी है. बिकॉज ये सिमेट्रिक थी तो ये दोनों C और D बराबर होंगे, तो हम किसी एक का निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, एंड आंसर कम्स आउट टू बी 0.3125, एंड दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 700. चलें इस एक्सरसाइज को जरा दोबारा रिविजिट करके देखते हैं. एन इलेक्ट्रिकल फर्म मैन्युफैक्चर्स अ 100 वॉट लाइट बल्ब. 100 वॉट के बल्ब बनाती है वो, जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उस बल्ब को कितना चलना चाहिए, एवरेज ऑन द एवरेज इट शुड रन फॉर 900 आवर्स. मीन वैल्यू उसकी, मीन लाइफ जो है वो उसकी 900 घंटे है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि 50 आवर्स उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि एवरेज ऑन द एवरेज तमाम बल्बों, एक बल्ब कितने घंटे बाद फ्यूज हुआ, फिर दूसरा कितने घंटे बाद फ्यूज हुआ, जब उनकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो आ रही है हमारे पास 900 घंटे, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वो 50 घंटे निकल रही है. अब वो कहता है कि मैक्सिमम एट मोस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द बल्ब्स फेल टू लास्ट इवन 700 आवर्स, कि क्या परसेंटेज है उन बल्ब्स की जो 700 घंटे से पहले फ्यूज हो जाते हैं, जो अभी ऑन किया और बिफोर 700 आवर्स वो फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि वो हो सकता है पहले घंटे में फ्यूज हो जाए, दूसरे में, तीसरे में, अप टिल 700 आवर्स वो फ्यूज हो जाए. क्या परसेंटेज है? Assuming that the distribution is symmetric about the mean. ये तो हमें सिमेट्रिक वाली बात एंड में आएगी. तो म्यू में पता था 900 आवर्स था, सिग्मा वाज 50 आवर्स. ये हमने नहीं कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 700 आवर्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 700 आवर्स के 700 घंटे से पहले पहले कितने फ्यूज होते हैं. तो हमने क्या किया, म्यू माइनस के सिग्मा को जो लोअर लिमिट थी हमारे चेबीशेव इनइक्वालिटी में, उसको 700 के करीब रखा, और वी फाउंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम दैट. वंस वी नो द वैल्यू ऑफ k, वी पुट इट इन द चेबीशेव फॉर्मूला, एंड वी फाउंड द प्रोबेबिलिटी
that the bulb will get fused between 700 hours and 1100 hours. क्या परसेंटेज है, क्या रेशो है, तो वो ये आई. फिर जब हमने सी और डी का एरिया निकालने की कोशिश की तो वो 1 माइनस दिस होल थिंग would give me the total area of C and D. That means the total ratio of bulbs lying in this area. वो डिवाइड बाय 2 किया हमने तो सिर्फ लेस देन 700 वाले बल्ब हमें मिल गए. अब ये आ गई प्रोबेबिलिटी. इसमें से उसने कहा जो हमें सवाल था, अगर सवाल हमें दोबारा देखूं तो व्हाट परसेंटेज, तो परसेंटेज करने के लिए हमें इससे 100 में से निकालना पड़ेगा. तो वो अबाउट 3.12% बन रही है. इट इज अबाउट 3.12%. तो टोटल अगर वो 100 बल्ब बनाते हैं तो तकरीबन 3 से ज्यादा बल्ब जो हैं वो 700 घंटे से पहले ही फ्यूज हो जाते हैं. सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट चलते हैं जी, एक और एक्सरसाइज देखते हैं. अ लोकल कंपनी मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन वायर्स. द एवरेज लेंथ ऑफ द वायर इज म्यू is equal to 52 inches with a standard deviation sigma is equal to 6.5 inches. प्लीज जब आप इस किस्म के क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पे जरूर चेक कीजिएगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या वेरिएंस गिवन है. अगर वेरिएंस गिवन है तो आपको उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, पॉजिटिव अंडर रूट लेना पड़ेगा टू यूज द स्टैंडर्ड डेविएशन. At most, what percentage of the telephone wire from this company exceeds 71.5 inches? अब यह है कि बनानी क्या थी हमें, 52 इंचेस की एवरेज लेंथ है और 6.5 इंचेस उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है. कितने परसेंट ऑफ द वायर्स हैं जो 71.5 इंचेस से ज्यादा आती हैं. और यहां पे भी assumption क्या है, the distribution is symmetric about the mean value. So what I can say is, if I do this problem, I can say mu plus k sigma is equal to 71.5. क्योंकि अब मैं मीन से ऊपर हूं, 52 था मीन और हम इंटरेस्टेड हैं 71.5 से, तो मैंने प्लस वाला यहाँ पे यूज किया, म्यू प्लस के सिग्मा. तो यहां से अगर k की वैल्यू निकाली जाए तो वो आ रही है मेरे पास 3. कैसे, म्यू को इधर ले जाएं, 52 71.5 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 6.5, तो आंसर इज k इज इक्वल टू 3. और प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस 3, म्यू इज इक्वल टू 52. चले मैं पहले एक दफा 6.5, रैंडम वेरिएबल इससे बड़ा होगा और छोटा होगा 52 प्लस 3 जो कि k है इनटू द स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 6.5 से, एंड दिस प्रोबेबिलिटी वुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस 3 का स्क्वायर बिकॉज k इज 3. सो इट इज इक्वल टू 52 माइनस 3 इंटू 6.5 विच कम्स आउट टू बी 32.5 x less than 71.5, and this probability is greater than 0.8889. Then for finding the probability that x is greater than 71.5, it should be less than 1 minus 0.8889 divided by 2, and this comes out to be 0.0556. In this case we also use the symmetry. अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं इसी में, just to clarify, कि अगर मैं यूं लिखूं कि probability of x less than 32.5 plus probability of 32.5 x less than 71.5 plus probability of x less than greater than 71.5, तो ये क्या हो गया, ये सारी रेंज कवर होगी. x 32 से नीचे नीचे जितनी वैल्यूज हैं वो कवर होगी, सेंटर वाले में
प्रोबेबिलिटी 32 से लेके 71 तक कवर होगी और थर्ड वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 71.5 कवर होगी एंड दिस होल थिंग शुड बी इक्वल टू 1. नाउ यहाँ पे एक आंसर आता है मेरे पास, लेट्स से वो आंसर है y. y जो है वो इस नंबर से बड़ा है, जो ओरिजिनल ये प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए थी उससे ये बड़ा है. y इज ग्रेटर देन दिस नंबर. मैं एक एरो डाल देता हूँ, जस्ट इस सिंबॉलिक कर रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है. y इज ग्रेटर देन दिस. सो इसका मतलब है ये सारा का सारा जो है वो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा. जब मैं y को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो फिर ये सारा का सारा दोबारा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 32 माइनस 5 प्लस probability of x greater than 71.5 will be less than 1 minus y. क्यों y एक बड़ा नंबर था, वो मैंने दोनों साइडों से माइनस कर दिया तो 1 माइनस y बन गया. और क्योंकि ये सिमेट्रिक है दोनों तरफ, तो दिस थिंग should be equal to this thing, so I can say 2p x less greater than 71.5 is less than 1 minus y, और 2 को इधर ले जाएं तो ये इसलिए यहाँ पे आता है. तो दिस इज हाउ यू सब्ट्रैक्ट. यू शुड ऑलवेज बी श्योर, हमेशा याद रखिए कि आपने अगर ये मीन वैल्यू है तो आप क्या निकालना चाह रहे हैं. अगर तो ये निकालना चाह रहे हैं तो वो तो डायरेक्टली चेबीशेव इनइक्वालिटी से निकल आता है, मगर अगर एरिया ए और ये दोनों एरियाज ए निकालना चाह रहे हैं तो फिर आपको 1 माइनस करना पड़ेगा. ये इसको आप हमेशा तस्वीर बना के, एक रफ सी तस्वीर बना के आप जहन में रख लीजिएगा कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. जहाँ पे आप मीन वैल्यू रख लें, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू रख लें और फिर देखें क्वेश्चन में व्हाट इज रिक्वायर्ड, उससे यह कि गलती की गुंजाइश नहीं होगी. सो आगे चलते हैं जी. आज हम कुछ बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस की. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस थोड़ा रिविजिट करें, रिकॉल करें अपनी मेमोरी में कि व्हाट वर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस. कि हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उसमें से कुछ रैंडम वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर लिए. आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट को हमने जो वेरिएबल असाइन किया उसको हम कहते थे रैंडम वेरिएबल. अब रैंडम वेरिएबल की जो अक्रंस थी कि अगर प्रोबेबिलिटी में आप वापस जाएं, थोड़ा सोचें, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे n टाइम्स और उसमें हमारे पास सक्सेसेस अगर आती थी s टाइम्स, तो टोटल एक्सपेरिमेंट अगर हमने n टाइम्स किया था तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड बाय s ओवर n. तो इसी तरह अगर वो जो प्रोबेबिलिटी, फिर हमने उसको कह दिया कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल की. अब हम डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. इफ अ रैंडम वेरिएबल x assumes the value x1, x2 up till xk with equal probabilities, then the discrete uniform distribution is given by fxk. That means x is a random variable, k is how many values we are talking about, 5, 6, 10, 11, 12, and the distribution is equal to 1 over k. इसमें हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं पहले. अगर आप थोड़ा रिविजिट है पुराने लेक्चर से, शुरू के जो लेक्चर्स है 5-6, उनमें से हमने किया था. लेट्स से एक आउटकम ऑफ अ डाइस जो है, डाई की आउटकम जो है वो सैंपल स्पेस जो बनती है मेरे पास, वो बनती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6. अगर मैं हर एलिमेंट को प्रोबेबिलिटी असाइन कर दूं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज इक्वल टू w, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड सिमिलरली आई असाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 2 is again w, and probability of getting 3 is again w, and so on so forth, and probability of getting 6 is w. ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये फेयर डाई है और सब के आने के चांसेस w हैं, सेम है.
हाउ डू डू दैट? लेट्स से एक डाई को मैं 60,000 टाइम्स रोल करता हूँ और मैं काउंट करता हूँ 1 कितनी दफ़ा आया, 2 कितनी दफ़ा आया, 3 कितनी दफ़ा आया, 4 कितनी दफ़ा आया, 5 कितनी दफ़ा आया और 6 कितनी दफ़ा आया. सो इन द एंड आई फाइंड आउट कि out of 60,000, 1,000 times, 10,000 times I got face up 1. फिर 2 जो आया मेरे पास वो आया 10,000 times. Similarly 3 भी 10,000 times आया, 4 भी 10,000 आया. जब इन तमाम probabilities को मैं ऐड करता हूँ xk, our all values of k, so I should get equal to 1. So क्योंकि सारी सेम है तो मैं क्या करूँगा, w plus w plus w plus w plus w plus w is equal to 1. और ये बन गया 6w is equal to 1 and w is equal to 1 by 6, where 6 is number of elements in the sample space. So अगर सैंपल स्पेस में इक्वली प्रोबेबल यानी कि तमाम एलिमेंट्स इक्वली प्रोबेबल होते तो k एलिमेंट्स होते अगर सैंपल स्पेस में, तो यहाँ पे 6 की जगह क्या आ जाता, k आ जाता. सो अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो वो क्या कह रही है कि if the random variable x assumes the values x1, x2, x up till xk with equal probabilities. पहली बात कि तमाम की probability क्या है, equal है. Then the discrete uniform distribution is given by 1 over k, जो कि हमने यहाँ पे डाइस के लिए प्रूव कर दिया. एक और देखते हैं इसको कि डाई के लिए जब हमने प्रूव किया तो 1 by 6 आ रहा था क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुआ 6 which is equal to k. So the probability distribution is 1 over k as uniform. अब अगर मैं इसका हिस्टोग्राम बनाऊं इसी रैंडम वेरिएबल x which is the outcome of the die, तो अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2, 3, 4, 5 and 6 और मैं कहूं कि इसकी हिस्टोग्राम बनाऊं तो हिस्टोग्राम की हाइट जो है 1 by 6 है. सिमिलरली 2 के भी 1 by 6 है, 3 की भी 1 by 6, 4 की भी 1 by 6 और 5 की भी 1 by 6 और 6 की भी 1 by 6. तो ये तमाम के तमाम 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6. तो अगर देखें आप तो दिस थिंग इज प्लॉटेड एज f of x. तो डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी आ रही है, इट्स यूनिफॉर्म. सो वी कॉल दिस अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. और क्योंकि डिस्क्रीट केस है तो इसमें हम हमेशा हिस्टोग्राम की बात करेंगे. तो हिस्टोग्राम अगर इस तरह का हो तो दैट मीन्स इट्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी आउटकम. अब अगर k वैल्यूज ले लूं मैं 1 से लेके k वैल्यूज तक 2, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी बननी चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म है तो यूं ही बनेगी और इसकी हाइट जो होगी 1 by k होगी. हाइट आ गई 1 by k डिस्ट्रीब्यूशन की और 1 से लेके k तक है और टोटल जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो भी k है, हाइट भी 1 by k है. तो टोटल एरिया अंडर द कर्व is again equal to 1. That means the probability is conserved that the total probability is 1. All the normalized है, हमेशा probability normalized है. तो इसलिए ये इसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. ऐसी एग्जांपल्स और भी बहुत सी हैं. लेट्स से कॉइन की एग्जांपल लेते हैं. फॉर अ कॉइन में सैंपल स्पेस क्या थी जी, प्लीज थिंक अबाउट इट, हेड एंड टेल. अब अगर हेड एंड टेल को मैं कहूं कि इसको भी 1 by 2 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 by 2 है, तो ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनती है हेड एंड टेल. तो ये इस तरह की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है.
और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। किसी भी कार्ड के पिक करने, एक डेक में से हमें नहीं पता कि उसमें कार्ड्स कैसे अरेंज हुए हुए हैं, शफल कर दिया हमने कार्ड्स, पढ़े हमें, हमने एक कार्ड उसमें से निकालते हैं तो वो कार्ड कोई भी हो सकता है आउट ऑफ 52 कार्ड्स। सो गेटिंग एनी कार्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/52। टोटल 52 थे और प्रोबेबिलिटी भी 1/52 बन रही है। तो अगर आउटकम्स k हैं तो उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1/52 बन रही है। नेक्स्ट अप, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ यूनिफॉर्म पीडीएफ। यूनिफॉर्म पीडीएफ की मीन एंड वेरिएंस क्या होती है? मीन निकालते हैं हम समेशन से। लेट्स से हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल्स हैं x1, आउटकम्स है x2, x3 और अप टिल xk। तो ये एक रैंडम वेरिएबल था जो ये वैल्यूज ले सकता था और किसी भी एक वैल्यू के आने की जो प्रोबेबिलिटी थी f of x I was 1/k, क्योंकि k थे और ये आ गई। और अब मैं इसको कंप्लीटली लिखूं तो वो होगा रैंडम वेरिएबल x सेमीकोलन k इज इक्वल टू 1/k। नाउ फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, हाउ टू फाइंड द मीन। मीन फाइंड करने का तरीका क्या था जी? जो हमारा सिंपल डाटा वाला तरीका था वो था कि मीन वाज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एक ये था। दूसरा मीन निकालने का तरीका हमारा था कि हम सम करते थे ओवरऑल वैल्यूज ऑफ x xi इंटू f xi, इससे भी हमें मीन निकलता था। ये दोनों डेफिनेशन सिमिलर थी, सेम डेफिनेशन है। हम ये दूसरी वाली डेफिनेशन यूज करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि इस डेफिनेशन को जब हमने यूज किया तो हमने क्या किया कि x1 टाइम्स 1/k प्लस x2 टाइम्स 1/k plus x3 times into 1/k. 1/k is the probability distribution function up till xk into 1/k. अब 1/k सब में कॉमन है तो I can take it out 1/k and I'm left with x1 plus x2 plus up till xk, और ये सम हो रहा है तो उसको मैं समेशन में लिख सकता हूँ कैसे? For I is equal to 1 to k x of I. So this proves for uniform distribution how to find the mean. You just multiply with the probability distribution and sum up all the random variables. Exactly the same definition for same procedure can be repeated for वेरिएंस, और वेरिएंस के लिए भी यही करना पड़ेगा कि इनको स्केयर करते जाएं और मल्टीप्लाई करते जाएं एक्स आई माइनस म्यू इंटू एफ ऑफ एक्स आई, यानी कि x1 रखेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 माइनस म्यू होल स्केयर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2 प्लस x3 माइनस म्यू होल स्केयर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x3 करते जाएंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1, x2 एंड x3 आर ऑल सेम, सो वो कॉमन आ जाएंगी, 1/k बाहर आ जाएगा और बाकी क्या आ जाएगी? सिर्फ समेशन आ जाएगी। ये थ्योरम है अबाउट द यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर हो तो मीन और वेरिएंस यूं निकाल सकते हैं। लेट्स से मीन एंड वेरिएंस ऑफ रोलिंग ऑफ अ डाई एक्सपेरिमेंट। अगर डाई एक्सपेरिमेंट है उसका रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज ले सकता है वो ले सकता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है 6 इज 1/6। यहाँ पे k था, k 6 है तो मैंने यहाँ पे 1/6 लिख लिया। और मीन निकालने का क्या तरीका है? 1/6 summation our I is equal to 1 to k, that is 6
एंड नंबर इज xi और ये बनता है 1/6 इंटू 1 + 2 3। मैं इधर ही ऐड कर लेता हूँ 1 + 2 इज 3, 3 + 3 इज 6, 6 + 4 10 15 21 21। तो इट इज 21/6 ट्वाइस एंड सॉरी 21 था 7, तो इट इज 7/2 विच इज 3.5। आई थिंक आई एम राइट। तो यही बनता है, हो सकता है एरर तो नहीं है इसमें कोई। अब अगर आप बाकी देखें, ये मीन वैल्यू आ गई, तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर 1/6 वो आ गया 1/k, सम ओवर i इज इक्वल टू 1 to 6 xi माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा, नथिंग मच ऑफ अ डिफरेंस, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं। आप नेक्स्ट चलते हैं जी, बर्नौली प्रोसेस। बर्नौली प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है? द बर्नौली प्रोसेस पोजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कोई भी एक्सपेरिमेंट या प्रोसेस जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे उसको हम कहते हैं बर्नौली प्रोसेस। द एक्सपेरिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स, कि वो प्रोसेस जिसमें एक एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली किया जा रहा हो, रिपीटेडली बार बार किया जा रहा हो। फॉर एग्जांपल एक कन्वेयर बेल्ट है, एक फैक्ट्री है, वहां पे जैसे बल्ब की एग्जांपल दी थी हमने, बल्ब बन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक बल्ब आ रहे हैं और हम हर बल्ब को चेक करते हैं। कि हमने लेट से थोड़ी सी प्रिमिटिव फैक्ट्री है, तो वहां पे एक शख्स हमने खड़ा किया हुआ है जो बल्ब उठाता है, होल्डर में लगाता है और देखता है कि वो जल रहा है या फ्यूज है। तो वो ये प्रोसेस रिपीटेडली करता जा रहा है, हर बल्ब को उठा के चेक कर रहा है, फ्यूज है नॉट फ्यूज, फ्यूज नॉट फ्यूज, और इसको रिकॉर्ड कर रहा है कि कितने फ्यूज निकलने। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स। नंबर 1, आपको रिपीटेड ट्रायल की बात समझ आ गई कि एक ही काम बार बार किया जा रहा है। इवन टॉसिंग अ कॉइन इज रिपीटेड ट्रायल, बार बार करने से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच ट्रायल। क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल, हम बार बार कॉइन को टॉस खा रहे हैं, तो उसमें सक्सेस जो है यानी कि हेड आना या टेल आना वो चेंज नहीं होती। पहली दफा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कॉइन को अगर हेड आ जाता है, तो दूसरी दफा कोई प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी वही है, हाफ हाफ है। तीसरी दफा भी हाफ हाफ है। हर दफा बल्ब, जैसे बल्ब वाले एग्जांपल थी उसमें भी कि अगर एक बल्ब फ्यूज निकला है तो अगले बल्ब के फ्यूज होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच इज सेम इन ईच ट्रायल। देयर आर n ट्रायल्स एंड n इज कांस्टेंट। टोटल n ट्रायल्स हैं और n कांस्टेंट है, और n ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, कि पिछले पे डिपेंड नहीं कर रहे, पिछले पे डिपेंड नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, एक डेक ऑफ कार्ड्स लेते हैं हम, 52 कार्ड्स हैं, मैं उसमें से एक कार्ड निकालता हूं, मैं कहता हूं कि जी वो एस आ जाए, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 आउट ऑफ 52। टोटल 4 ए होते हैं और टोटल कार्ड 52 होते हैं, तो ए की प्रोबेबिलिटी है 4 आउट ऑफ 52। तो पहली दफा मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 4 आउट ऑफ 52। अब दूसरी दफा जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, अगर तो, अब ये गौर से सुनिएगा, अगर तो मैं वो कार्ड ए जो पहली दफा मैंने निकाला था वो वापस डाल देता हूं, तो दोबारा ए निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी? अगेन 4/52। मगर अगर फर्स्ट टाइम मैंने कार्ड निकाल के साइड पे रख लिया तो बाकी कार्ड्स कितने बचे? 51। तो नेक्स्ट टाइम ए आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ कार्ड हैव रिड्यूस टू 51। और वो कंडीशनल भी है, मगर यहां तक सिर्फ याद रखें कि अब हमने प्रोबेबिलिटी चेंज कर दी, तो और पिछले कार्ड पे डिपेंडेंट है। अगर पिछला कार्ड ए था तो अब हमारे पास 3 ए बचे हैं और 51 कार्ड्स हैं। तो अब इसका मतलब है फर्स्ट ट्रायल से दूसरा ट्रायल डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल में जो भी आउटपुट आई उससे दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंड कर रही है। और अगर पहली दफा जो हमने कार्ड निकाला था 52 में से वो ए नहीं था,
कोई और कार्ड था, तो इसका मतलब है कि अभी भी 4 कार्ड पड़े हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कम हो गए हैं फ्रॉम 52 दे हैव रिड्यूस्ड टू 51. सो अब नेक्स्ट कार्ड ए आने की प्रोबेबिलिटी अगेन क्या होगी 4/51 विच इज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट ट्रायल. तो अगर मैं कार्ड वापस डालता हूं, हर दफा निकालता हूं, काउंट लिख लेता हूं कहीं और फिर वापस डाल देता हूं, तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर वापस नहीं डालता तो फिर वो डिपेंडेंट ट्रायल हो जाएगा. तो बर्नौली प्रोसेस के ट्रायल्स जो हैं उनमें क्या खसूसियात है? पहली खसूसियत यह है कि एक्सपेरिमेंट बार बार किया जा रहा है. दूसरी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो हर बार सेम है, यानी कि प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती. देयर आर n ट्रायल्स एंड n इज कांस्टेंट. n ट्रायल्स हैं यानी कि 10 ट्रायल्स मैं करता हूं और 10 में से देखता हूं कि कितने, लेट से मैं एक सेक्शन में 100 बल्ब का एक लॉट उठाता हूं और 100 में से चेक करता हूं कितने फेल हो गए, कितने फ्यूज हैं और कितने फ्यूज नहीं हैं. फिर अगले 100 उठाता हूं, फिर उसमें से देखता हूं कितने फ्यूज हैं, कितने फ्यूज नहीं हैं. ये हो गया n ट्रायल्स एंड n इज कांस्टेंट. द n ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, कि पहली लॉट से दूसरी लॉट इंडिपेंडेंट है. मैंने बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं, हर एग्जांपल अपने लिहाज से ठीक है मगर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. तो बर्नौली प्रोसेस इस किस्म का एक प्रोसेस है. इसकी एप्लीकेशन देखते हैं क्या आती है. अब बर्नौली ट्रायल कैन रिजल्ट इन अ सक्सेस विद प्रोबेबिलिटी P एंड अ फेलियर विद प्रोबेबिलिटी Q इज इक्वल टू 1 - P. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि बर्नौली ट्रायल में सिर्फ 2 आउटकम्स हो सकती हैं, सक्सेस या फेलियर. यानी कि अब मैं जैसे हेड और टेल की बात करूं तो मैं हेड को सक्सेस कह दूं, टेल को फेलियर कह दूं, तो मैं 10 दफा कॉइन को टॉस करता हूं और मैं कहता हूं कि आप 5 दफा हेड आया या नहीं आया. 5 सक्सेसेस इन 10 ट्रायल्स. फिर अगली दफा 10 दफा करता हूं तो फिर मैं चेक करता हूं कि 4 दफा या 5 दफा हेड आया या नहीं आया. तो हाउ मेनी सक्सेसेस इन हाउ मेनी ट्रायल्स, n क्या है, टोटल n क्या है और उसमें से कितनी सक्सेस है. अब प्रोबेबिलिटी कि मेरा हेड आएगा वो अगर P है तो प्रोबेबिलिटी कि मेरा टेल आएगा वो 1 - P हो जाएगा, क्योंकि P + Q शुड बी इक्वल टू 1. तो हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल में या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम सक्सेस प्रोबेबिलिटी को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं P से और फेलियर को प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q. क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 2 ही आउटकम्स हैं, या फेल या पास, तो इज इक्वल टू 1 एंड Q इज गिवन एज 1 - P. अगर P गिवन हो तो हम Q निकाल सकते हैं 1 - P से. देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द बायनोमियल रैंडम वेरिएबल. अगर एक बायनोमियल रैंडम वेरिएबल x होगा, द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इज गिवन एज. क्या मतलब कि x रैंडम वेरिएबल है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल है, B है, बाय नॉमियल रैंडम वेरिएबल. बर्नौली ट्रायल का था और हम रैंडम वेरिएबल का नाम जो रखते हैं वो बायनोमियल रखते हैं. x है, टोटल ट्रायल्स n है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P इज गिवन एज n choose x into probability raised to power x into q raised to power n minus x, the remaining ones. हुआ क्या? चलें इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देखते हैं. लेट्स से मैंने सिर्फ 5 दफा एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आ गया सक्सेस आ गई पहली दफा, दूसरी दफा फेलियर आ गया, तीसरी दफा सक्सेस आई, फिर सक्सेस आई, फिर फेलियर आ गया. So I have 3 successes and 2 failures. अब इसकी अगर मैं probability निकालूं तो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि probability of success first time, probability of failure second time, probability of success third time, probability of success 4 times and probability of success failure 5th time. ये क्या होगा? It should be equal to probability of success into probability of failure into probability of success
into probability of success into probability of failure। क्यों? क्योंकि ये जो चीज बन रही है ये बन रही है S इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन F। ये आपको याद होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, पहला दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, दूसरा पहले पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम इनको यूं लिख सकते हैं। सेकेंडली हम चाहते क्या है कि एक सक्सेस हो फिर एक फेलियर फिर दो सक्सेस फिर एक फेलियर, तो ये बन गया अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है तो P और ये क्या हो गया Q, यहाँ पे S की जगह फिर P फिर P और फेलियर की जगह फिर Q, तो ये बनता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो P रेज़ टू पावर 3 एंड Q रेज़ टू पावर 2, तो टोटल 5 थे, 3 सक्सेसेस यहाँ पे आ गया और फेलियर 2 थे यहाँ पे आ गए। आप इस एग्जांपल को देखें और फिर एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 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 एंड फेल फेल। ये भी अगर देखें तो 3 टाइम्स सक्सेस आई हैं, 2 टाइम्स फेलियर आए हैं। आप इनको प्रोबेबिलिटीज का इंटरसेक्शन ले लेंगे और फिर उनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यू विल गेट क्यूब एंड स्क्वायर के 3 सक्सेसेस थी 2 फेलियर्स थे। तो इस किस्म के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिनमें परमुटेशंस, जितनी भी परमुटेशंस बनेंगे जिनमें 3 S होंगे और 2 F होंगे, वो सारी की सारी मुझे सेम आंसर देंगी, सारी की सारी ये सेम आंसर देंगे। तो ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, ये हमने कॉम्बिनेटोरियल्स में किया था कि 5 3 के 5 ट्रायल्स हैं, 3 सक्सेसेस चाहिए मुझे, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, और जब इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूंगा तो मैं तो 1 2 3 और अगर n कॉम्बिनेशन या 100 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 100 टाइम्स दिस होगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन बन गए 5 चूज 3 मल्टीप्लाइड बाय P रेज़ टू पावर 3 एंड Q रेज़ टू पावर 2, और इसको हम लिखते इस तरह से हैं, इट इज n x वेयर P रेज़ टू पावर x आ जाएगा कि कितनी सक्सेसेस हैं और Q रेज़ टू पावर हाउ मेनी फेलियर्स, तो रिमेनिंग वुड बी फेलियर्स। अगर 3 सक्सेस थी तो 5 माइनस 3 2 फेलियर्स थे। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया और n कैन गो फ्रॉम 0 1 x कैन गो फ्रॉम 0 1 2 अप टिल n, क्योंकि n से ज्यादा तो सक्सेसेस नहीं ले सकते, n ट्रायल्स में वी कैन मैक्सिमम गो ऑल सक्सेसेस, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज अ बर्नौली बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल x। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसको दोबारा रिविजिट कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि काफी ज्यादा यूज होता है और बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आप एग्जांपल्स में देखेंगे कि जिनमें ये काफी ज्यादा यूज होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल survive a shock test is 3/4. Survive a shock test is 3/4. Find the probability that exactly 2 of the next 4 components tested survive. Okay, so probability of success जो है, probability of success is, we write it P is equal to 3/4. Find the probability that exactly 2 of the next 4 components. So 4 components हमने चेक करने हैं जिनमें से हमें करेक्ट कितने चाहिए, जो सर्वाइव करते हैं वो 2 चाहिए विच इज x, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 2 which is x, n is the number of trials 4 and the probability of success is 3/4 is written as 4 choose 2 which is 3/4 is the probability of success raised to power 2 and 3/4 और q क्या होना चाहिए था जी, p plus q is equal to 1
and q is equal to 1 minus 3 by 4 which is 1 by 4. So q is 1 by 4 and it should be 4 minus 2 which is again 2. इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो मैं n चूज 2 का मैं एक दफ़ा रिमाइंडर लिख देता हूँ कैसे होता था ये. दिस वाज इक्वल टू, ये देखिए ये जो है डिवीजन है प्लीज, दिस इज डिवीजन, दिस इज नो डिवीजन, दिस इज चूज. तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल. याद होगा आपको n चूज r जो लिखा होता था हमने वो लिखते थे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. दिस n चूज r. ये करेंगे 3 by 4 स्क्वायर 1 by 4 स्क्वायर. इसको जब सॉल्व करते हैं आप तो आंसर आता है आपका 27/128. चले एक आपसे सवाल पूछते हैं यहाँ पे कि ये क्या कह रहा है. कह रहा है कि 4 कंपोनेंट्स हमने टेस्ट किए तो एग्जैक्टली 2 जो हैं, एग्जैक्टली 2 वो क्या हो जाए, शॉक टेस्ट को सरवाइव कर जाए. यानी कि शॉक टेस्ट जो भी हम दे रहे हैं, झटका दे रहे हैं उसको, वो पास कर लें टेस्ट. तो उसका आंसर आ रहा है 27 आउट ऑफ 128. 27 आउट ऑफ 128. इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको बर्नौली ट्रायल के सेंस में इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है मुझे 4 कंपोनेंट्स कितनी दफा चेक करने पड़ेंगे ऑन द एवरेज 128 टाइम्स. अगर मैं 4 कंपोनेंट्स को चेक करूं, 4 कंपोनेंट्स कितनी दफा चेक हों, अगर 128 चेक हों तो अबाउट 27 जो होंगे वो उनमें से 2 जो हैं वो पास हो जाएंगे और 2 फेल हो जाएंगे. दिस इज व्हाट इट मींस. बट ऑब्वियसली ये 128 पे तो ये एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं आएगा. ये फ्यू 1000 टाइम्स करेंगे तो फिर एवरेज ऐसी आ जाएगी जो कि यहाँ पे हमारा आंसर निकल रहा है. तो प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स होते हैं इनको इंटरप्रेट करना भी सीखना चाहिए और इसको उस सेंस में सोचना चाहिए कि ये एक्चुअली नंबर क्या दे रहा है. एक नंबर तो आ जाता है, वो नंबर है क्या. एक और यहाँ पे चलते चलते मुझे बात याद आई कि प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखें, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. 0 एंड 1. और नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी कहीं 1 से ज्यादा निकाल ली या नेगेटिव निकाल ली तो इसका मतलब है कि आपने ये कोर्स नहीं पढ़ा. तो इसलिए ध्यान कीजिएगा जब भी रिजल्ट निकालें तो आप देख लीजिएगा कि आप क्या कैलकुलेट करें. आर यू कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी? इफ यू आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी देन दैट प्रोबेबिलिटी शुड नॉट व्हाट, शुड नॉट इंक्रीज 1 एंड शुड नॉट बी लेस देन 0. यानी कि नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और 1 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए. ये हमेशा ध्यान में रखना. ये ना हो कि प्रोबेबिलिटी आपने 2 या 3 निकाली हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. तो आंसर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं. तो कैलकुलेटर एक नंबर दे दे, आपने कोई गलत नंबर प्रेस कर दिया, उसमें प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर कुछ निकल आया और तो आप कह रहे हो कि ये प्रोबेबिलिटी है. नहीं, हमेशा अपने आंसर को इस नज़र से भी देखा करें कि वो 1 से बड़ी तो नहीं आ रही, कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रही और इसका मतलब क्या है. नेक्स्ट है टेबल ऑफ बायनोमियल सम. ये बड़ी एक अच्छी चीज है. कैसे कि लेट्स डू दिस. यहां पे एक ऊपर हमने लिखा हुआ है, इसको मैं दोबारा से जरा लिखता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए कि x0 से लेके r तक है और b x n और p. इसका मतलब क्या है कि x क्या था, नंबर ऑफ सक्सेसेस, r भी यानी कि x0 अगर हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, अप टिल r जाए तो हमने तमाम प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी है. क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी देता था कि अगर x सक्सेसेस इन n ट्रायल्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू p, एक प्रोबेबिलिटी देता था. यहाँ पे हम सम कर रहे हैं और आपने देखा कि सिर्फ एक बायनोमियल प्रोबेबिलिटी ऑफ बायनोमियल रैंडम वेरिएबल निकालें तो अच्छी खासी कैलकुलेशंस करनी पड़ जाती हैं क्योंकि उसमें n चूज x आ जाता है, फिर रेज टू पावर्स आ जाता है, तो वो सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है. मगर अगर इसको सम करना पड़े कंप्यूटर पे या कैलकुलेटर पे तो शायद इतना मुश्किल नहीं है. मगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे या कैलकुलेटर्स इतने कॉमन नहीं थे तो फिर ये आप कैसे करते थे. तो लोगों ने इसके लिए एक टेबल
जनरेट कर दिया कि अगर हमें सम करना पड़े, जैसे कि मैं अगर पिछले एग्जांपल में ये कहता कि मैं ये ना कहता एग्जैक्टली 2 कंपोनेंट्स सर्वाइव करें शॉक टेस्ट, मैं कहता अप टू 2 कंपोनेंट्स सर्वाइव करें, तो फिर आप क्या करना पड़ता है, आपको 0 सर्वाइवल को भी कैलकुलेट करना पड़ता, 1 सर्वाइवल को भी कैलकुलेट करना पड़ता और 2 सर्वाइवल को भी कैलकुलेट करना पड़ता और सबको ऐड करना पड़ता। उस केस में क्या होता कि हमें तीनों की एडिशन करनी पड़ती, तो वो ये सम यहाँ पे गिवन है। और इस टेबल को हम कैसे रीड करते हैं कि यहाँ पे उसने n दे दिया, ये टेबल और ऑब्वियसली डिफरेंट एंस के लिए भी मिल जाता है। n15 है, एक मैं टिपिकल लिख रहा हूँ यहाँ पे, n15 के लिए टेबल है। r के कहाँ तक जाना है, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाना है। अगर r 0 है दैट मीन्स 0 सक्सेसेस विद प्रोबेबिलिटी, ये जो ऊपर वाला लाइन है ये क्या दे रही है, प्रोबेबिलिटी दे रही है, प्रोबेबिलिटी p। तो अगर 0.1 प्रोबेबिलिटी है तो n15 है, r 0 है, दैट मीन्स सिर्फ एक वैल्यू के लिए हम कर रहे हैं, तो 2.2059। r 1 है यानी कि x 0 भी लेंगे और x 1 भी लेंगे, तो फिर ये वैल्यू यहाँ पे 7 के लिए किया हुआ है, 0.1 के लिए, तो 7 के बाद वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और सिमिलरली 0.2 अगर हो तो 10 r पे 1 आ जाती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से ये हमने सारे एक टेबल गिवन है, आपके बुक के अपेंडिक्स में ये गिवन है। तो आगे जब आपको सम करना पड़ जाए तो आप इस टेबल को विजिट कर सकते हैं। अभी हम इसको दोबारा आएंगे इस टेबल पे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें क्या करना है हमने। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ रेयर ब्लड डिजीज इज 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे, 0.4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.4 if 15 people are known to have contracted this disease, what is the probability that at least 10 survive? At least 10 survive मतलब कि 10 लोग जिंदा बच जाएं, 11 लोग जिंदा बच जाएं, 12 बच जाएं, 13 लोग जिंदा बच जाएं, 14 जिंदा बच जाएं और 15 जिंदा बच जाएं। दैट इज एटलीस्ट 10 कि 10 से ज्यादा लोग जिंदा बच जाएं इन 15 लोगों में से। तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? सो वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x is greater than or equal to 10, and this should be equal to 1 minus probability of x less than 10. That means it is equal to 1 minus x is equal to 0 to 9, क्योंकि बाइनोमियल ट्रायल है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, तो हम इसको सम करते हैं। लेस देन 10 का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 अप टिल 9 मैंने ऐड कर दिए। और हम यहाँ लिखेंगे बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विच इज x, टोटल 15 लोग थे और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल वाज 0.4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं 1 माइनस इसका कुछ नंबर आएगा। अब अगर याद रखें कि n इज 15, प्रोबेबिलिटी इज 4 और r इज 9। तो पिछली स्लाइड पे जाते हैं हम। तो पहली बात n प्रोबेबिलिटी वाज 0.4, r वाज 9, n अगेन वाज 15, यस। सो 9 वाली लाइन में हम ड्रॉ करते हैं और 4 वाले पे। सो दैट मीन्स ये वैल्यू बनती है इस समेशन की, ये वैल्यू बनती है। क्या हुआ, n क्या था 15, r was 9 and probability of success was 0.4. n was 15, probability of success was 0.4 and r was 9। और ये दे क्या रहा है, ये टेबल क्या दे रहा है, हमें सम दे रहा है फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल फ्रॉम 0 टू r, यानी कि 0 भी 1 भी 2 भी अप टिल r। इस केस में हमारे पास r की वैल्यू जो है वो 9 है, तो ये बनता है 0.9662। इसको याद रखें अगर हम, तो हमारे पास जवाब आया 1 माइनस 0.9662 एंड दिस इज इक्वल टू 0.0338।
सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 10 पीपल विल सर्वाइव। तो हमने 10 से ज्यादा लोग सर्वाइव करने चाहिए थे, तो हमने क्या किया, 1 माइनस लेस देन 10 सारे सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ग्रेटर देन 10 की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखें, फ्रॉम 3 to 8 सर्वाइव, हाउ मेनी पीपल सर्वाइव फ्रॉम 3 to 8। तो पार्ट बी इज probability that the random variable x takes values from 3 to 8. So summation would be from 3 to 8 for x, and binomial distribution random variable is given by x, 15 and 0.4. अब हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है 3 से 8 जाने के लिए, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं। हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 डालें, फिर 4 डालें, फिर 5 डालें, फिर 6 डालें, फिर 7, तो वो सबको सॉल्व करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं 0 से 3 क्या होगा, लेट्स से 3 से 8 को हम लिखते हैं कि x is equal to 0 से 8, x 15.4, and we subtract from this x equals 0 to 2. Get the point? कि यहाँ पे 3 से 8 तक था, मैंने 0 से 8 लिख लिया और फिर 0 से 2 तक उसमें से माइनस कर लिया, तो द रिमाइंडर वुड बी अगेन फ्रॉम 3 to 8। आप इस तरह से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि समेशन है, हमने सिर्फ 3 से 8 जाना था, हम 0 से 8 गए और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया 0 से 2 तक, सो दैट द रिमाइंडर इज अगेन 3 to 8। आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड में देखें, एग्जैक्टली 5 सर्वाइव, ये तो आसान है। वाई? बिकॉज 5 के लिए क्या था, हमें सिर्फ 5, 15 एंड 0.4 चाहिए था। अब इसको एक तरीका तो यह है कि आप इसको सॉल्व करें, जो ओरिजिनल फार्मूला है 15, 5 इंटू 0.4 रेज़ टू पावर 5, और Q क्या होगा जी, अगर P 0.4 है तो Q इज 0.6, कैसे, 1 माइनस 0.4, तो 0.6 रेज़ टू पावर 15 माइनस 5 इज 10, यहां से कर लें। दूसरा यह है, इसका दूसरा तरीका यह है विच इज मोर इंटरेस्टिंग, वही हमें सिर्फ 5 चाहिए, तो मैं एक केस में 5 तक सम कर लूं, 0 to 5, ये सारा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, और माइनस कर लूं कहां तक, 0 से 4 तक, क्योंकि ये हमारे पास टेबल में मौजूद है, तो मुझे कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली ये वाला काम कर सके दोनों फाइंड कर लूंगा कि मैंने 0 से 5 निकाला और फिर 0 से 4 निकाला, तो जब माइनस किया 0 से 4 वाला, तो ओनली टर्म दैट्स लेफ्ट इज 0 to 5 वाली टर्म बचती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी, अ लार्ज चेन रिटेलर परचेजेस अ सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। The manufacturer indicates that the defective rate of the device is 3%. एक इंस्पेक्टर है, the inspector of the retailer randomly picks 20 items from the shipment. तो N उसने क्या किया, 20 items उठाए shipment में से। What is the probability that there will be at least one defective item among these 20? तो at least one defective items. तो probability P जो है वो बनती है, चलें हमने करना क्या था, रैंडम वेरिएबल x को देखना था ग्रेटर देन 1, यानी कि एटलीस्ट 1 हो या उससे ज्यादा हो, तो एक भी खराब हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप टिल 20 खराब हो सकती हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि क्या हो सकता है, 0 कोई भी खराब ना हो, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वो जब कोई भी खराब ना हो और ऑल वैल्यूज फ्रॉम 1 to 20 आर बैड, दोनों को ऐड करने से हमें 1 मिलता है। तो हमने क्या किया, 1 से ग्रेटर प्लस
जीरो वाली को सम किया तो इक्वल टू 1 आया, फिर 1 टू ग्रेटर निकाला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकल आया, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस b 0 20 एंड probability of success was 3% which is equal to 3 by 100 which is equal to 0.03, तो ये 0.03 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपका probability for defective greater than 1 आ जाएगा। So next part is का suppose that the retailer receives 10 shipments in a month and the inspector randomly tests 20 devices per shipment. 20 devices per shipment. हर shipment में से वो 20 devices निकालता है। और जो पिछला हमारा पार्ट था उसमें probability जो आ रही थी हमारे पास, मैंने लिखी नहीं थी, I left it for you, was greater than equal to 1, वो आ रही थी 0.4562। मैंने इसलिए लिख दिया कि आप अपना आंसर भी चेक कर लें और हमने ये वैल्यू इस वाले पार्ट में यूज भी करनी है। Suppose that the retailer receives 10 shipments in a month and the inspector randomly tests 20 devices per shipment. पिछले केस में भी वो 20 devices ही चेक कर रहा था। What is the probability that there will be 3 shipments containing at least one defective device? अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा रिविजिट करते हैं। वो क्या करता था, 1 से लेके ये एक डिवाइस है, 2 डिवाइसेस हैं, अप टिल 20 डिवाइसेस वो चेक करता था। वो कहता अगर एक खराब हो, 2 हो, 3 हो, अप टू सारी 20 खराब हो तो मैं सक्सेस है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो आई थी 0.4562। कोई भी खराब ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस दिस हो जाएगी। What is the probability that there will be 3 shipments containing at least one defective device? अब 10 टोटल शिपमेंट में उनसे 3 है, तो अब केस क्या बन गया, n इक्वल टू 10 बन गया और x इक्वल टू 3 बन गया। और प्रोबेबिलिटी कि एक शिपमेंट खराब हो, एक शिपमेंट खराब है, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव डिवाइस, वो हमने पिछले केस में निकाली थी, वो क्या थी 4562। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली क्योंकि आपके सारी वैल्यूज आपको गिवन है, n भी गिवन है, x भी गिवन है और प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। मगर जो इस सवाल से आपने सीखा वो ये है कि हमारे पास हुआ क्या कि ओरिजिनल जो पहला पार्ट था उसमें हम सिर्फ इंटरेस्टेड थे 20 डिवाइसेस में से कितनी खराब है। अब वो एक एक्सपेरिमेंट बन गया, 20 में से एक से ज्यादा खराब होना, एक या एक से ज्यादा खराब होना एक ट्रायल बन गया। अब ट्रायल कितनी दफा हो रहा है, 10 दफा, क्योंकि 10 शिपमेंट्स आती है। अब ओरिजिनल पूरा एक्सपेरिमेंट अब नेक्स्ट पार्ट के लिए एक ट्रायल बन गया। अब उस ट्रायल की सक्सेस वही है जो पुराने वाले की थी और टोटल नंबर n अब 10 हो गया और कि 3 एटलीस्ट उसमें से डिफेक्टिव हो, वो 3 बन गया। इसको आप सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल y इक्वल टू 0 जो है इक्वल टू 3 वो आ रहा है आपके पास 0.1602। Okay ji. Next, that brings me to the end of my lecture for today, in which we discuss the uniform distributions, we define what a Bernoulli process is, and how do we the values the random variable of a Bernoulli process को binomial random variable हमने कह दिया और उसकी distribution क्या होती है। References, Probability and Statistics for Engineers and Scientists by Walpole and the Sham Outline Series। इसमें आप देखिएगा काफ़ी एग्जांपल्स हैं बुक में जो कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करती हैं। आप उनको प्लीज़ आज प्रैक्टिस कीजिएगा हर प्रॉब्लम की ताकि हम कल से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे फर्दर चलें और इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को भी स्टडी करें। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ थ्योरम्स को हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करने और फिर वी मूव फर्दर and use those theorems and also do some problems.
Thank you very much for listening patiently, and I would request the same thing कि आप पहले लेक्चर सुने, फिर बुक पढ़ें, फिर एग्जाम्पल्स करें, और फिर जहाँ पे समझ ना आए तो वहाँ से लेक्चर दोबारा से वो वाला पोर्शन सुन लें. काफ़ी शायद बातें हों जो आपको लेक्चर में डायरेक्टली पहली दफ़ा समझ ना आए, मगर बुक पढ़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी हो जाएंगी. आई विश यू गुड लक, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.